नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पश्चिम एशिया के समंदर से लेकर रेतीले मैदानों तक इस वक्त बारूद की ऐसी भयानक गूंज है जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। जो दो जानी दुश्मन ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं, और इस बार प्रतिशोध की आग पहले से कहीं कहीं ज्यादा और विनाशकारी नजर आ रही है। पश्चिम एशिया के आसमान पर मंडराते लड़ाकू विमान और मिसाइलें इस बात का साफ संकेत दे रही हैं कि कूटनीति के सारे दरवाजे कम से कम इस वक्त तक तो बंद हो चुके हैं। क्या यह टकराव सीधे तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था, कच्चे तेल की सप्लाई और वैश्विक शांति पर ऐसा तगड़ा प्रहार करेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? क्या इतिहास गवाह बनने जा रहा है एक ऐसे महाविनाश का जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी? कमान से तीर छूट चुका है और दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि युद्ध 2.0 का यह खेल पूरी मानवता को भारी पड़ने वाला है। तो आइए इसी विषय को समझने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 2 दिनों में ईरान के करीब 170 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिका के मुताबिक हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट, नौसैनिक ठिकाने और सैन्य लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद ईरान के अहवाज में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस वक्त। और वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने सिरिक शहर पर भी हमला किया है, और स्थानीय जानकारी जो मिल रही है यहां से, उसके मुताबिक इस हमले में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुशहर प्रांत में भी कई धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं, और बुशहर वही इलाका है जहां ईरान का परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है। हालांकि ईरानी सरकार के मुताबिक यह संयंत्र जो है वो पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षित है। उधर अमेरिकी हमले के बाद तेहरान मशहद रेलवे लाइन पर यात्री ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ईरान रेलवे के मुताबिक हमले में रेलवे पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान अमेरिका ने ईरान के 5 प्रांतों में हवाई हमले किए हैं। वहीं ईरानी सेना ने कहा है कि वो इन हमलों का जवाब देती रहेगी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता तो चाहता है, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं करने को तैयार है कि तेहरान समझौते का पालन करेगा। They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. They're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है, और अमेरिकी सेना ने ईरान के 7 सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। आखिर अमेरिका ने ईरान को कहां कहां चोट पहुंचाई है? सबसे पहला निशाना बना है बंदर अब्बास, जो ईरान की नौसेना का सबसे बड़ा गढ़ और बिजनेस हब है। दूसरा हमला हुआ है बुशहर पर, जहां ईरान का इकलौता एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। इसके बाद अमेरिका ने सिरिक और चाबहार पर स्ट्राइक की है। सिरिक वो जगह है जहां से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है, और चाबहार सीधे हिंद महासागर से जुड़ा ईरान का इकलौता रणनीतिक पोर्ट है। यहीं पास में फारस की खाड़ी के सबसे बड़े द्वीप केशम द्वीप को भी निशाना बनाया गया है, जो ईरान का मुख्य नेवी बेस है। और 6ठे नंबर पर हमला हुआ है लावान द्वीप पर, जहां से ईरान सबसे ज्यादा कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है। और 7वां निशाना बना है ईरान शहर, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास ईरान का सबसे बड़ा मिलिट्री और सप्लाई सेंटर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ने इस बार ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए उसके सबसे बड़े तेल के कुएं, न्यूक्लियर ठिकानों और नौसैनिक अड्डों को चुन चुनकर निशाना बनाने की कोशिश की है। तो अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। इन हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम,
कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को निशाना बनाने का दावा किया गया है। IRGC ने कहा है कि कुवैत, बहरीन और कतर के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले सीज फायर तोड़ने की सजा है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उसके हमले जारी रहे तो ईरान इलाके में मौजूद दूसरे अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर कालिबाफ ने कहा है कि हमले करोगे तो जवाब भी मिलेगा। एक्स पोस्ट पर कालिबाफ ने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी दबाव से नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही खुलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने कहा है कि धमकियों के माहौल में अमेरिका से कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा और पहले अमेरिका को पुराने समझौतों का सम्मान करना ही होगा। इस बीच कुवैत ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए तनाव बढ़ने की चेतावनी दी है। कुवैत ने दावा किया है कि ईरानी हमलों के दौरान कुवैत की सेना ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1 क्रूज मिसाइल और 10 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। वहीं पिछले कुछ घंटों के दौरान जॉर्डन के ऊपर ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराए जाने की खबरें भी सामने आई हैं और ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र को फिलहाल इन्हीं हालात में अब जीना होगा। और माना जा रहा है कि इसकी एक वजह एक छोटा और स्पष्ट भाषा में, जो क्लियर नहीं था, ऐसी भाषा में लिखा गया समझौता है जिसकी अलग अलग व्याख्या की जा रही है। ईरान मानता है कि इस समझौते के तहत उसे हॉर्मुज स्ट्रेट को मैनेजमेंट में उसकी जो है भूमिका मिली है, वो उसको मैनेज कर सकता है। वो ये भी मानता है कि जहाज़ों को उन्हीं मार्गों से गुजरना चाहिए जिनको ईरान ने तय किया है। वहीं अमेरिका का दूसरी तरफ कहना है कि इस समझौते से समुद्री यातायात की जो आज़ादी है वो बहाल हुई है और उसके मुताबिक अब जहाज़ों की जो आवाजाही है वो सामान्य रूप से हो सकती है। हालात ये हैं कि दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध में लौटना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष जवाबी कार्रवाई करना जो है वो एक दूसरे पर कर रहे हैं, लगातार जारी भी है वो। दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान $300 अरब के फंड और प्रतिबंधों में ढील मिलने से हॉर्मुज की जिद को छोड़ देगा, लेकिन शायद वो तेहरान की अंदरूनी खींचतान को समझ नहीं पाए। युद्ध की वजह से ईरान की सरकार को और भी ज्यादा सख्त होना पड़ा। ऊपर से राजनीतिक सत्ता पर IRGC का नियंत्रण बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। इसलिए प्रतिबंधों में ढील और $300 अरब की सौगात के बाद भी IRGC हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती। IRGC के लिए आर्थिक फायदे से ज्यादा जरूरी खुद को दुनिया के सामने मजबूत दिखाना है, और दुनिया के सामने नहीं, अपने देश में भी मजबूत दिखाना है। लेकिन इस अंदरूनी राजनीति के अलावा भी वजह हैं जिनसे हॉर्मुज ईरान अमेरिका के बीच युद्ध पार्ट 2 की वजह बन गया है। इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं और ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स इस बारे में क्या कहती हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है, इसलिए यह ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच और मोल भाव का सबसे बढ़िया जरिया है, बार्गेनिंग का जरिया है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जिससे अमेरिका पर प्रेशर बन जाता है। ईरान मध्य पूर्व में खुद को सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस रास्ते पर कंट्रोल रखकर वो सऊदी अरब और UAE जैसे अपने दुश्मन देशों को सीधे ये संदेश देता है कि उनकी अर्थव्यवस्था की जो चाबी है वो ईरान के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ये जानता है कि वो कभी भी अमेरिका से सीधी और पारंपरिक जंग नहीं जीत सकता। इसलिए ईरान जो असमित युद्ध होते हैं वो रणनीति अपनाता है, मतलब छोटे वॉर की रणनीति अपनाता है, जिसमें वो भारी भरकम जहाज़ों के बजाय छोटी तेज चलने वाली लड़ाकू नावों और समुद्री बारूदी सुरंगों का उपयोग करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट का सकरा रास्ता इस छापामार रणनीति के लिए एकदम सटीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का दावा जो ईरान करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट का एक बड़ा हिस्सा ईरान और ओमान के जल क्षेत्र में आता है। ईरान इस भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा करता है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसके जरिए वो फारस की खाड़ी में अमेरिकी और अन्य विदेशी नौसेनाओं की जो मौजूदगी है उसको अवैध ठहराने की कोशिश भी करता है। और खुफिया निगरानी और डेटा कलेक्शन, इस स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल होने के कारण ईरान यहां से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल और मिलिट्री जहाज की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। इससे ईरान को यह एडवांस इनपुट मिल जाता है कि दुश्मन देशों की नौसेना क्या रणनीतिक हलचल कर रही है। और कुल मिलाकर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि उसकी युद्ध नीति और विदेश नीति का ब्रह्मास्त्र है। और इसी रास्ते के बदौलत ईरान अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत रखता है।
तो अमेरिका ने अपने ताज़ा हमलों में ईरान के केशम आइलैंड को खास तौर से निशाना बनाया है। दरअसल ये द्वीप भी ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केशम आइलैंड होर्मुज में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है और यहीं से ईरान होर्मुज में अपना दबदबा कायम रखता है। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति इसे एक प्राकृतिक किले जैसा बनाती है, जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर इसके नक्शे को देख रहे होंगे। इसकी लंबाई लगभग 140 किलोमीटर है और यहाँ की पहाड़ियाँ और गुफाएं सैन्य गतिविधियों को सुचारू तरीके से चलाने के लिए बेहतरीन जगह प्रदान करती है। कहा जाता है कि ईरान ने इसी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर इसे एक अवैध सैन्य अड्डे में बदल दिया है। ईरान ने पिछले कुछ दशकों में केशम द्वीप पर भारी निवेश किया है। यहाँ एक स्वतंत्र रक्षा ढांचा खड़ा कर दिया गया है और ईरान ने इस द्वीप की पहाड़ियों के नीचे विशाल सुरंगें और बंकर बनाए। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई हैं। इन्हीं मिसाइलें, इन जो जगह हैं सुरंगें, इन्हें मिसाइल फॉर्म भी कहा जाता है, यानी मिसाइल का खेत। यहाँ से ईरान अपनी लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर सकता है। ये मिसाइलें होर्मुज स्ट्रेट्स में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को निशाना बना सकती हैं। और ईरान ने युद्ध शुरू होने से पहले फरवरी के आसपास ये वीडियो जारी किया था, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस वीडियो में ईरान ने अपनी मिसाइलों का जो जखीरा है उसे दिखाया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल टनल बना रखी है, जिसमें फतेह और दूसरी खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और इस वीडियो में मिसाइलों से लैस ट्रक भी दिखाई दे रहे हैं, जो आदेश मिलने पर दुश्मन पर हमला करते हैं। इसके अलावा IRGC ने यहाँ एक सीक्रेट ड्रोन बेस और रनवे भी बना रखा है। साथ ही यहाँ के छिपे हुए ठिकानों से ईरान की छोटी और घातक लड़ाकू नावें पलक झपकते ही बाहर निकलकर किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय जहाज पर हमला कर सकती हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो केशम द्वीप होर्मुज स्ट्रेट की चाबी है और अमेरिका ने इस चाबी को ईरान के हाथ से छीनने के लिए यहां अपनी मिसाइलें दागी है। तो ताज़ा हमले से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि ये हमले होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों पर ईरानी बमबारी के जवाब में किए गए हैं और अगर ऐसा फिर हुआ तो इसका जवाब कहीं अधिक जोरदार होगा। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. तो राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ईरान पर बड़ा हमला करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह हमला आखिर होगा कहां, किस जगह पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका कभी भी ईरान के खार्ग द्वीप को निशाना बना सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर खार्ग आइलैंड ईरान के लिए इतना खास, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। असल में सच यही है कि भले ही तेहरान ईरान की राजधानी हो, लेकिन उसकी जान जो है ईरान की, वो खार्ग में बसती है। ईरान के लिए खार्ग द्वीप किसी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फारस की खाड़ी में स्थित यह छोटा सा द्वीप ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 85 से 90% अकेले संभालता है। यहाँ विशाल ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और लोडिंग फैसिलिटी मौजूद है। खार्ग पर ईरान ने 40 से ज्यादा बड़े बड़े स्टोरेज टैंक बना रखे हैं, जहां वो अपने कच्चे तेल को स्टोर करता है। इसकी स्टोरेज क्षमता तकरीबन 35 मिलियन बैरल है, जबकि इस खार्ग से हर रोज ईरान तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता है। यानी कि अगर ईरान जो है वो अपने आज तेल का प्रोडक्शन बंद भी कर दे या किसी वजह से प्रोडक्शन तेल का ईरान में बंद भी हो जाए, तो ईरान कम से कम अगले 20 दिनों तक अपना तेल बेच सकता है सारी दुनिया को। और 24 वर्ग किलोमीटर में फैले खार्ग से तेल बेचकर ईरान तकरीबन $80 बिलियन कमाता है। और ईरान की सरकार जो पैसे खर्च करती है उसका तकरीबन 40% हिस्सा, उसके बजट का जो है ईरान के कुल बजट का हिस्सा 40% इसी खार्ग से हुई कमाई से आता है। और कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो खार्ग ईरान की अर्थव्यवस्था का वो दरवाजा है जहां से ईरान की सबसे ज्यादा कमाई होती है। यही कारण है कि यह द्वीप किसी भी सैन्य या राजनीतिक तनाव के दौरान सबसे संवेदनशील और रणनीतिक लक्ष्य बन जाता है। ईरान इराक युद्ध के दौरान जो 80 के दशक में हुआ था, तब भी इराक ने यहां पर कई बार हमला किया था। इसी से सबक लेते हुए ईरान ने अब यहां मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है और खार्ग पर ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलें, रडार सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात कर रखी है।
वहीं स्पीड बोट्स, मिसाइल बोट्स और ड्रोन बोट से लगातार यहां समंदर में गश्त की जाती है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञों और जेपी मॉर्गन जैसी वैश्विक संस्थाओं का मानना है कि यदि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड के तेल ठिकानों पर सीधा हमला किया तो ईरान के तेल का निर्यात पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बदले में ईरान पूरे होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाकर वैश्विक तेल सप्लाई को रोक सकता है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। वहीं अमेरिका ने ईरान के सबसे रणनीतिक बंदरगाह चाबाहर को भी निशाना बनाया है। होर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के बीच चाबाहर पर यह हमला इस युद्ध को एक बिल्कुल नए और खतरनाक मोड़ पर ले आया है। दरअसल चाबाहर ईरान का इकलौता ऐसा बंदरगाह है जो सीधे हिंद महासागर के तट पर स्थित है और भौगोलिक रूप से बेहद सुरक्षित होने के कारण यह व्यापार और सैन्य दोनों ही दृष्टि से ईरान के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यहां यह समझना होगा कि यह बंदरगाह होर्मुज स्ट्रेट से दूर है, थोड़ा काफी दूर है, जिससे ईरान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग यानी दूसरा सुरक्षित समुद्री रास्ता मिलता है। यह पाकिस्तानी सीमा के करीब है स्थित है और ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से को सीधे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से जोड़ने वाला मुख्य लॉजिस्टिक केंद्र है। अमेरिका ने जिस तरह से इस रणनीतिक पोर्ट के सैन्य ठिकानों को तबाह किया है, उससे अब पूरे क्षेत्र का व्यापारिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका आने वाले दिनों में वैश्विक सप्लाई चेन पर भारी असर भी पड़ सकता है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें हर वक्त ईरानियों से अपनी जान का खतरा रहता है। दरअसल ट्रंप के सरकारी विमान एयरफोर्स वन में यात्रा के दौरान पत्रकारों से खिड़कियों के ब्लाइंड्स बंद रखने के लिए कहा गया था। इस पर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. You know, these are sick people, so I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something. Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go, right? But was there a specific So perhaps someday you want to change professions. What do you have, Daniel? तो इस बीच ईरान सरकार ने पहली बार अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के घर पर हुए हमले और उससे हुई तबाही का आधिकारिक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो 35 सेकंड का है। इस वीडियो में तेहरान में बना ये घर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील नजर आ रहा है। ये वही घर है जहां न केवल खामनेई रहते थे, बल्कि वो यहां पर देश विदेश के बड़े नेताओं के साथ मुलाकातें भी करते थे। वीडियो में चारों तरफ बिखरा हुआ कंक्रीट का मलबा, गिरी हुई छतें और तबाह हो चुके भारी भरकम स्टील के बीम भी दिखाई दे रहे हैं। परिसर की जो दीवारें खड़ी रह गई हैं, उन पर काले धुएं के गहरे निशान साफ देखे जा सकते हैं। पूरे परिसर की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो चुके हैं और हर तरफ केवल कांच के टुकड़े और वीरान पड़े दफ्तरों का सामान जो है वो मलबे के नीचे दबा हुआ दिख रहा है। ईरान सरकार ने इस घर का अंदरूनी वीडियो उस समय जारी किया है जब खामनेई के शव को तेहरान, कौम और इराक के पवित्र शिया शहरों में घुमाते हुए उनके गृह नगर मशहद में दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी। जानकारों का कहना है कि इस वीडियो को जारी करके ईरान अपने नागरिकों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्से को और भी ज्यादा भड़काना चाहता है। आपको पता ही होगा कि 4 महीने पहले 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन ही सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए थे और इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्यों और 40 सैन्य अफसरों की जान भी गई थी। खामनेई के घर पर अमेरिका इजराइल ने एक साथ 35 मिसाइलें दागी थी। तो ईरान की रूहानी और सियासी तकदीर को दशकों तक अपने फैसलों से मोड़ने वाले पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को मशहद शहर में पूरे राजकीय और धार्मिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा मशहद शहर आज अपने सबसे अजीज और कद्दावर बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए पूरी तरह से ठहर गया है। मशहद के ही रहने वाले थे खामनेई। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान के एक पूरे युग को मिट्टी अपने आगोश में समेट रही है। कल अखबारों की सुर्खियां बदल जाएंगी, दुनिया भी अपनी रफ्तार से चलने लगेगी, लेकिन मशहद की सड़कों पर दर्ज हुई ये विदाई सदियों तक, जी हां सदियों तक मिसाल बनकर जिंदा रहेगी। मशहद जो न सिर्फ शिया मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज है, बल्कि अयातुल्लाह खामनेई की जन्मस्थली भी है। आज अपने सबसे अजीज बेटे की आखिरी दीदार के लिए पूरा थम चुका है यह शहर और मशहद की सड़कों ने शायद अपने वजूद में, अपने इतिहास में, अपनी तारीख में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। जहां तक नजर जाती है सिर्फ काले कपड़ों में लिपटे इंसानों का समंदर दिखाई दे रहा है। कई लोग
खामनेई की मौत का बदला लेने के प्रतीक के रूप में लाल झंडे लहराते नजर आ रहे हैं और हवा में लहराते ईरान के झंडे और हाथों में खामनेई की तस्वीरें भी हैं। कोई उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए बिलख रहा है, कोई उनकी मुस्कुराती हुई छवि को चूम कर रो रहा है, तो कोई आसमान की तरफ हाथ उठाकर अपने रहबर के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं मांग रहा है। यह अकीदत, मोहब्बत और बेपनाह दर्द का वो सैलाब है जो बांध तोड़कर ईरान की सड़कों पर बहता निकला और अब मशहद की सड़कों पर बह निकला है। आज पूरा ईरान एक सफ़े मातम यानी शोक की कतार में तब्दील हो चुका है और बेशक एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनकी यादें, खामनेई की यादें ईरान के इतिहास के सीने पर हमेशा जिंदा रहेंगी। और ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और पिछले 6 दिनों के दौरान खामनेई के जनाजे को ईरान और इराक के अलग अलग शहरों में आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। करबला स्थित इमाम हुसैन दरगाह में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ शामिल हुई और ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों और दुनिया भर से आए करीब 1.5 करोड़ लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर ईरानी अधिकारियों का यह दावा सही है तो अंतिम संस्कार में जुटने वाला यह जमावड़ा एक विश्व रिकॉर्ड, जी हाँ, विश्व रिकॉर्ड बना सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा जो 37 साल पहले बना था। ईरान में 37 साल पहले 1989 में उस समय के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में ईरान की आबादी का छठा हिस्सा जमा हो गया था और अब तक का उसे सबसे बड़ा अंतिम संस्कार भीड़ के हिसाब से माना जाता है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख लोग शामिल हुए। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाएंगे अमेरिका के ताजा हमले पर ईरान के लोगों की क्या है प्रतिक्रिया। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से, ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है और ताजा हमलों को लेकर ईरान के लोगों में अमेरिका के खिलाफ भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि अमेरिका से परमाणु समझौते जैसी कोई भी बातचीत करना एक बहुत बड़ी भूल थी और ईरानी जनता का कहना है कि अब ईरान झुकने वाला नहीं है बल्कि वो संप्रभुता जो उसकी है उस पर हुए हमले का करारा जवाब देगा। حقیقتش خب خیلی از حمله ها ناراحت میشیم ولی یه حماسه ای رو قرار ما رقم بزنیم و همونطوری که خود رهبری قبل फिलहाल पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है।
जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।